हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 की एनसीईआरटी की भी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। पॉलिटी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। बीपीएससी टीआरई 3 और 4 एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों कॉम्बिनेशन चल रहा है। ऊपर से जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं। आज से हम लोग साइंस क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। डिटेल में चीज़ों को करते हुए चलेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन, आइए चीज़ों को कवर करते हैं अच्छे से। तो भोजन के पास बात करें तो पहला दिया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत दिया है। तो पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। सीधी सी बात, यहाँ पे जो खाद्य सामग्री है और उनके सोर्सेज, फूड और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो जैसे खाद्य संगठन, जैसे अन्न हो गया, मतलब सब्जी वगैरह हो गई, फल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हमें पौधे से मिलती हैं। वहीं जंतुओं से बात करें तो हमें दूध, मांस, अंडे, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आगे की बात करें तो दिया है कि जो गाय, बकरी तथा भैंस जो दूध देने वाले कुछ हैं उनके नाम लिखे गए हैं। और वहीं दूध से हम लोग जैसे क्रीम, घी, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आगे लिखा है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कभी हम जड़, कभी तना के पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो इस लाइन में यही दिया है इस पैराग्राफ में कि जो पौधे हैं हमारे भोजन के एक रूप में मुख्य सोर्सेस हैं। उसके हम कभी उसके पौधे खाते हैं, उसके तने खाते हैं, कभी कभी उसके फ्लावर, पुष्प को खाते हैं और उसके फल को खाते हैं। ठीक है। कुछ पौधों को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा खाने वाले भाग होते हैं। ठीक है, पार्ट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सरसों का तेल हो गया। सरसों से हमें तेल भी प्राप्त होता है और उससे हम साग या सब्जी भी बनाते हैं। ठीक। अब आगे की लाइन में मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं। तो ये मधुमक्खियों के बारे में दिया है कि ये मकरकंद से मीठे रस एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। ठीक है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरकंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। तो सीधा सा बात इसमें यही लिखा है भैया, जो मधुमक्खियाँ हैं वो मकरकंद, मीठे रस उसको इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में उसको 1 साल भर के लिए स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, जिसको हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में हर्बीवोरस करके इंग्लिश वर्ड दे दिया था, यहीं से क्वेश्चन पूछा था। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग रखा जाता है, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। देखिए सीधी सी बात, यहाँ पे 3 बातें की है इस पैराग्राफ में कि जो हमारे जंतु होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो शाकाहारी है, जो केवल पौधे और उत्पाद ये सब खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं। वहीं बात करें दूसरे जो मांसाहारी खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं, मतलब प्राणी एवं जीव को खाते हैं। और तीसरा वर्ग है जो पौधे, जंतु और मतलब मांसाहारी भी चीज़ें वाली खाते हैं, इनको हम सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं, इसको कवर करते हैं अच्छे से। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। बिल्कुल आप देखेंगे भारत में भाई बहुत विविधता है, खाने को लेके, कपड़े को लेके, धर्म, जाति, ये सारी चीज़ों को लेके। ठीक है। तो भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन हो गया हमारा। ठीक है। अब भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आइए इसको पढ़ते हैं। भारत के खाद्य पदार्थों में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों में एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन को भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं।
इसमें यही दिया है भैया कि भोजन के जो कंपोनेंट्स घटक हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं विभिन्न भागों में खाए जाने वाले हर एक स्टेट में जो व्यंजन वहाँ के हैं अलग अलग हैं। कहीं कहीं हम चपाती, दाल, भोजन, बैगन का भरता खाते हैं, तो कहीं कहीं हम चावल, सांभर तथा भिंडी खाते हैं। ठीक है। आमतौर पर आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल होते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भैया। आगे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक। प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार का कच्चा सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। कच्ची सामग्री में शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। ठीक है। पोषक किसको कहते हैं कि भाई कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में जो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है। तो भोजन में कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में लिखा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें रुक्षांश मतलब फाइबर्स और जल भी शामिल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों में अपेक्षा सरल है। तो सीधा सा यही सा दिया है कि जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वहीं बात करें तो फाइबर्स हो गए और वाटर हो गया, और जिनको हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है। और अन्य बात करें तो प्रोटीन तथा फैट भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो बिल्कुल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके कई प्रकार होते हैं। ये भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट, जब जैसे भोजन में पाए जाने वाले, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लाइन ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे भोजन में जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। मंड हो गया, शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है। मंड तथा शर्करा याद रखिएगा। अब पोषकों के शरीर में कार्य क्या है, जो पोषक होते हैं वो हमारे शरीर में क्या कार्य है उसका, तो आइए इसको पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन ही कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है और फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त करती है। लेकिन वास्तविकता सच्चाई यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो वसा की तुलना में हमें ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है। ऊर्जा प्रदान करती है और कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होते हैं हम उनको ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है। ये चीज़ें लिखी थी। अब आइए आगे चलते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक रखते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या कहा है, प्रोटीन की बात की है। तो प्रोटीन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि तथा हेल्दी बॉडी के लिए हमें प्रोटीन आवश्यक होता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन कौन कौन से जो भोजन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन युक्त भोजन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वो शरीर वर्धक भोजन भी इसको कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं, हमें रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब विटामिन जैसे विटामिन खाने भाई जो विटामिन अच्छे मात्रा में लेते हैं तो उनके आँख स्वस्थ रहते हैं, हड्डियाँ स्वस्थ रहती हैं, दांत मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। ठीक। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो इस पैराग्राफ में यही बोल रहा है कि जो विटामिन है उसके कई प्रकार के होते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी से बहुत रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब यहाँ पे दिया है कि जो विटामिन के ग्रुप्स, जो विटामिन के समूह होते हैं उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं, और जैसे विटामिन ए का कार्य क्या है, हमारी आँख तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए, विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा मदद करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम उपयोग करने में हमारी बॉडी की मदद करता है। ठीक है।
आई होप सो कुछ चीज़ें अच्छी से समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन होंगे बीपीएससी टीआरई में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी हमें, ठीक। पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला बच्चा भैया। कैल्शियम हमारे शरीर को खनिज लवणों की, अब खनिज लवण की मिनरल्स की बात करेगा, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। तो यहाँ पे खनिज लवण बोला है, तो जो खनिज मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में आवश्यकता होती है उनकी। क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी का उचित विकास हो, अच्छा विकास हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी कच्चा सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। तो अगली पैराग्राफ में क्या बात किया है कि जैसे कोई कच्ची सामग्री है तो इसमें जो पोषक मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ठीक। और जैसे चावल की बात करें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है, ठीक। इस लाइन में यही बात किया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है भैया, सुनते हैं इसको। एक मिनट अपने आप को इधर कर लूँ मैं ताकि आप अच्छे से दिखे। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि कुछ फाइबर्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। जिसको आहारी रेशे जो होते हैं फाइबर्स, उनको हम किस नाम से जाने जाते हैं? रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। और हमारे खाने में अधिकतर फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। आगे की लाइन में लिखा है रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा है कि जो फाइबर्स होते हैं उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? साबुत में मिल जाएगा आपको, दाल में मिल जाएगा, आलू में मिल जाएगा, ताजे फल में मिल जाएगा और सब्जियों में मिल जाएगी आपको क्या? फाइबर्स। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करता है, लेकिन हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है, ठीक है। जो फाइबर है हमारे जो भोजन, ऐसा भोजन जो पचता नहीं हमारी बॉडी में, फाइबर की मदद से वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो फाइबर का ये काम है, इंपॉर्टेंट है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो भाई पानी का क्या कार्य है हमारे बॉडी में? तो भाई अपशिष्ट पदार्थ जो गंदगी वगैरह होती है तो वो उसको बाहर निकाल देता है, यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे चलते हैं भैया, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कवर करेंगे आप लोग। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप मोटिवेशन हमको देंगे, वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारा दिमाग और अच्छा काम करेगा, मोटिवेट होता है। भाई मोटिवेशन सबको ज़रूरत है, ठीक है। इतनी मेहनत होती है तो थोड़ा सा कुछ तो 10% तो रिजल्ट चाहिए ही, नहीं 100% तो 10%। सामान्यतः शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय। तो हमारे जो बॉडी को जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिसे हम द्रव रूप में लेते हैं। सीधी सी बात है, जो पानी वाला चीज़ें हैं उसको हम लेते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, संतरे हो गए, तो इससे हमारे बॉडी की वाटर जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। अब संतुलित आहार, आइए संतुलित आहार पढ़ते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। बिल्कुल भाई, जो हम पूरे दिन में कुछ भी खाते हैं, खाना वाना, इसको हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक हो न बहुत कम हो। आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, हमारे बॉडी को न तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है, न तो बहुत कम, ठीक है। एक बैलेंस चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे फाइबर्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वाटर हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अब आइए, कुछ दिया है इंपॉर्टेंट भैया एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं, तो इसको देखिए और लिखिए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा भैया? दृष्टिहीनता, देखने में चश्मा हम लगाएं जैसे, कमज़ोर दृष्टि होने लगेगा, ठीक है। विटामिन B1 की बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। विटामिन C से स्कर्वी हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है ये, ठीक भैया।
जो पढ़ा रहे हैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ज्ञान ऐसे ही नहीं दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी चीज़ें बोरिंग लगती हैं, ठीक है, पीडीएफ यही 10 लाइन की पीडीएफ होती है, आपको बहुत मज़ा आता, कम समय में ख़त्म हो जाता। लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त, किताब पढ़िए, बुक पढ़िए, आपको क्वेश्चन अगर करना है तो। मसूड़ों, आपने TRE 3 का पेपर देख लिया होगा, किताबें जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने से अधिक समय में लगना, ये स्कर्वी की लक्षण है। विटामिन डी भैया रिकेट्स हो जाता है, ठीक, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। कैल्शियम से अस्थियाँ और दंत क्षय हो जाता है, कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती, आयोडीन से घेंघा हो जाता है, गोइटर जिसको कहते हैं, लोहा, रक्तता, कमजोरी हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैया आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। तो ये पोषक तत्व मिलते हैं जो उसके बारे में बात किया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। तो यहाँ यही लिखा है कि जैसे कोई भी चीज़ें हैं उसमें जो पोषक तत्व रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट न हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे भैया, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो भैया जो सब्जियां हैं उसका छिलका उतारेंगे तो या बार बार धोएंगे तो उनमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं, उसको ज़्यादा पका देंगे तो विटामिन नष्ट हो जाएंगे। चावल का एग्जाम्पल दें, बार बार धोएंगे तो उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक। आगे है, पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। अब हर चीज़ के पहलू दो सिक्के होते हैं। अच्छे तरीके से भोजन पका होता है तो अच्छी तरह से पचता है, अगर ज़्यादा पकाने से इसका नुकसान ये है कि उसके पोषक तत्व कुछ नष्ट हो जाते हैं, ठीक। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर भोजन में अधिक पानी डाल दें भैया तो उसमें भी कई प्रोटीन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और हम गर्म जब करते हैं कोई चीज़ तो विटामिन सी जो होता है वो गर्मी की वजह से नष्ट हो जाता है। अब अभावजन्य रोग, आइए इसको देखते हैं भैया। अभावजन्य रोग क्या क्या है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। अभावजन्य का रोग का मतलब यही है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझिए मेरे भैया कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, लंबे समय तक वो कमी है, तो उसके अभाव में किसी न किसी रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं। उसी को कहते हैं अभावजन्य रोग। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। बिल्कुल वे रोग जैसे वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव, जैसे मान लीजिए हम आयरन नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी लंबे समय तक, तो भैया हमको हो जाएगा वो क्या कहते हैं, रक्त अल्पता हो जाएगी, ठीक है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। आगे दिया है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन को पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। बिल्कुल भाई, अगर आप भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपके कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा की बीमारियाँ होने लगेंगी और पेचिश होने लगेगा, ठीक है। अब आइए भैया कुछ लाइन दी गई हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। अरे मुरी भैया, इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर लंबे समय तक आप आहार में नहीं ले रहे हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और आप काफ़ी दुबले पतले हो जाएंगे, इतना दुबले पतले हो जाएंगे कि आप चल भी नहीं पाएंगे। आगे विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, ठीक है। तो भाई जो रोग हैं संतुलित आहार लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ से जो पढ़ा ये समरी डिवाइड कर लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन के में आहारी रेशे भी जरूरी होते हैं। तो हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, वाटर हो गया, फाइबर्स हो गया। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट है हमारे बॉडी को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं? ग्रोथ और हमारे बॉडी को शरीर से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। और संतुलित आहार भोजन से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त फाइबर्स जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 6 का पहला टॉपिक जिसको हम कहते हैं भोजन, NCERT प्लस SCERT कवर कर लिया। अब हम कल इसका करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले पढ़ेंगे टॉपिक, फिर करेंगे क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे भाई बहन, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है, आपका मोटिवेशन, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और मैं इसको बहुत जल्दी करा दूंगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और इस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।